हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा यूपीएससी एसएसबी के द्वारा जो पीजीटी टीजीटी की परीक्षाएं होती हैं उसका पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा 2016 का जो हिस्ट्री का पेपर है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। और ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है, तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। प्रश्नों के बारे में तो पता चलेगा ही, आंसर भी पता चलेंगे और उससे संबंधित जो जानकारी है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर पाएँ। ये जो परीक्षा है ये 1 फरवरी 2019 को हुई थी, यानी कि ये 2019 यानी कि इससे पहले जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 में 30 प्रश्न अपलोड हो चुके हैं, तो दूसरे भाग पर हम बढ़ रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या ऊपर आई बटन पर भी आप देख सकते हैं, पार्ट आ रहे होंगे, तो वहाँ से भी आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। और ये पूरा वीडियो जितने भी पार्ट हैं पेपर के वो सारे ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करेंगे 31 क्वेश्चन से, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन पर। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्लस पर मिलती हैं। और आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक ऑफ़र लेकर आया है 12+12 का, जो कि 3 अगस्त से 7 अगस्त तक वैलिड है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, केवीएस की, डीएसएसबी की, या सुपर टेट की, या किसी भी स्टेट टेट की, तो आप 12+12 का मौका पा सकते हैं। यानी कि आप डीएसएसबी, केवीएस, सुपर टेट, एनबीएस, एपीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का या उससे ऊपर का, तो आपको फ्री मिलेगा सीटेट स्टेट टेट का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। यानी कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आप टेट की भी तैयारी कर सकते हैं, और केवीएस, सुपर टेट, एनबीएस और डीएसएसबी की भी तैयारी आप उसी सब्सक्रिप्शन में कर पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है डीएसएसबी वाला, और उसके साथ सीटेट का सब्सक्रिप्शन आपको 12 महीने का फ्री मिल रहा है। और ये वैलिड है सिर्फ 7 अगस्त तक, तो जल्दी कीजिएगा। और आप लोगों के लिए 7 अगस्त से इसीलिए डीएसएसबी पीआरटी 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स आ रहा है, जिससे कि आप अपने डीएसएसबी की पूरी तैयारी कर पाएँ, जिसमें जीके, करंट अफेयर, हिंदी, टीचिंग मेथडोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, सभी की तैयारी जो कि पीआरटी में आपसे पूछी जाती है, सभी की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और इस बैच कोर्स को लेने के साथ ही आपको 12 महीने का सीटेट का बैच कोर्स भी फ्री में मिलने वाला है। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके इसमें 10% का डिस्काउंट और पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ तो मिल रही हैं, 10% का डिस्काउंट और मिल रहा है। रेफरल कोड ज़रूर ध्यान रखें, प्रतीक्षा टेट है, PRATIKSHATET। तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हैं, आप लिंक पर जाके डिटेल पा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, और मेरी जो फ्री लाइव क्लासेस हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अनलॉक कोड यूज़ करके, जो कि प्रतीक्षा टेट है। और मेरी जो लाइव क्लासेस हैं वो डेली होती हैं, ईवीएस, हिंदी और एसएसटी की, जो कि क्रमशः 3 बजे, 6 बजे और रात के 10 बजे ये क्लास होती हैं। तो आप मेरी फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू। 31 क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? कारुवाकी, तिक्ष, रश्मिता, महादेवी, कुमार देवी। और आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, यानी कि बायलिंगुअल होंगे, तो आप इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि एक व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र है जो कि हिंदी में है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी में ही शो हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं कि क्या है सही आंसर, और ये है कारुवाकी, बिल्कुल सही। आप मेरे आंसर देने से पहले अपना अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना था। तो कारुवाकी इसका सही आंसर है। कारुवाकी का ही उल्लेख, एक ही रानी का उल्लेख मिला है
जिसका नाम है कारुवाकी। अशोक शुरुआत में शैव धर्मावलंबी था, लेकिन बाद में बौद्ध बन गया था। कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र, जिसका नाम महेंद्र था, और पुत्री, जिसका नाम संघमित्रा था, को श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने राज्याभिषेक 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? उर्दू, पर्सियन, तुर्की या फ्रेंच? तो बिल्कुल सही सोचा, आंसर है इसका सी, तुर्की। तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, तो अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी बाबर ने। बाबरनामा का 3 बार फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। बाबरनामा में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के तत्कालीन जीवन स्तर, फसलें और फूलों का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय या आजीविक? और राइट ऑप्शन है सी, शैव संप्रदाय। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव से साम्य रखने वाले देवता रुद्र कहलाए। वीर निर्माण युग शैव धर्म से संबंधित है। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ। मैगस्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शैव, पशुपत, कापालिक और कालामुख। तो लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए, जैन धर्म माना है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है? तो आप सही आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में किसने नाइटहुड का परित्याग कर दिया? तो जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। तो इसका जो सही आंसर है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। नाइटहुड की उपाधि उन्हीं को मिली थी और इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र भी दे दिया था। चारों ओर दबाव बढ़ने पर सरकार ने इस हत्याकांड के जांच हेतु एक समिति का गठन किया, जिसमें सर टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल, शीतलवाड़, शाह बजाजी, सुल्तान अहमद और जगत नारायण शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्थापना किसके द्वारा की गई? ए, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है बी, अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। ये बंगाल के निवासी थे। इन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए। समाज सेवा ही इन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? मार्च 1946, मार्च 1947, मार्च 1945, मार्च 1948। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1946 में भारत आया था। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया। 29 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, श्री ए.वी. अलेक्जेंडर और पैथिक कारेस थे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोरली हवा, चिरान, गुफरकाल या लिंग सुगुर? राइट ऑप्शन इज सी, गुफरकाल। नवपाषाणकालीन स्थलों में सबसे पहले गुफरकाल को सूचित किया गया। गुफरकाल जो कश्मीर राज्य में स्थित है, यहाँ से अनेक गर्तवास, अनेक प्रकार के मृदभांड और प्रस्तर हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहूम जो कि कश्मीर में है, यहाँ से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। और पर लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर डी, लिंग सुगूर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियां मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या जहांदार शाह?
राइट ऑप्शन है सी जहांगीर। कादरी संप्रदाय की स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने की थी। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद थे, जो जहांगीर के राज्यकाल से संबंधित थे। इनका खानकाह लाहौर में स्थित था। दारा शिकोह भी मियाँ मीर से लाहौर में भेंट करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और राइट ऑप्शन है इसका ए ऋग्वेद। तो यहाँ अंशतः गद्य में लिखा है। अगर गद्य और पद्य दोनों लिखा होता तो आंसर क्या होता? यजुर्वेद होता। अंशतः जो वेद लिखा गया है वो ऋग्वेद है, और 4 वेद हैं ये आप सभी जानते हैं। सामवेद और अथर्ववेद भी गद्य में लिखे गए हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र ग्रंथ है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की और पूर्ण स्वराज की मांग उस अधिवेशन में की गई, और ये जो अधिवेशन है वो लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कब हुआ? 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू जी के द्वारा की गई थी। इस बैठक में निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? तो आप सभी जानते हैं कि अशोक ने भी देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, और उसके बाद कौन उत्तराधिकारी था जिसने वह उपाधि प्रयोग की? दशरथ, संप्रति, कुणाल या सुयश? और सही आंसर है दशरथ। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलता रहा। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी शासन किया, जिसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी। अशोक के बाद यह लोकप्रिय उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक था। अशोक के बाद शासक करने वाला शासक कुरान था। दशरथ बौद्ध धर्मावलंबी था। इसके अलावा वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में कौन संस्थापक था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या शिशुनाग? राइट ऑप्शन है उदयभद्र। हर्यक वंश का तीसरा शासक तथा अजातशत्रु का पुत्र। 461 ईसा पूर्व से 445 का इनका शासनकाल है। शासन किया। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उसने अपनी राजधानी भी बनाई। उदयन जैन धर्मावलंबी था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। तो सेम जैसे को तैसा यहाँ पर जो चक्र चला वो आप याद रख सकते हैं। हूणों का आक्रमण वर्णित है भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में या मथुरा अभिलेख में? तो सही आंसर है ऑप्शन ए भीतरी अभिलेख में। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना, और उसके शासन की बागडोर संभालते ही हूणों का जो आक्रमण है वो शुरू हो गया। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके शासन में हूणों का आक्रमण हुआ? तो स्कंदगुप्त। गुप्तों के पतन के कारणों में हूणों का आक्रमण एक विशिष्ट कारण रहा है। हूणों के आक्रमण का उल्लेख भीतरी अभिलेख में है। तोड़माण हूणों का प्रथम शासक था, और विष्णु के एरण अभिलेख में भी तोईमाण का जिक्र आता है। तो यहाँ पर भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि हूणों का आक्रमण के बारे में। नेक्स्ट है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? अहमदाबाद, बड़ौदा, बनारस या पावापुरी? और सही आंसर है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर,
और ये बनारस से संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए, 24वें महावीर स्वामी हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका संबंध बनारस वाराणसी से था। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायी को निग्रेंथ कहा जाता है। तो किसके अनुयायी को निग्रेंथ कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु से सम्मेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ? 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 या 10 अगस्त 1942? राइट ऑप्शन है 8 अगस्त 1942। ऑप्शन 20 का सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर 7 अगस्त 1942 लिखा है और आयोग ने इसका उत्तर 8 अगस्त ही माना है। तो आप भी इसका जो सही आंसर माने 8 अगस्त ही माने। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महालड़ाई माना जाता है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। परशुराम से, कृष्ण से, बिंबिसार से या उदयन से? नेमिनाथ को अरेस्ट नेमी भी कहा जाता है और ये जो थे कृष्ण से संबंधित थे, कृष्ण के समकालीन थे। 22वें तीर्थंकर अरेस्ट नेमी, इन्हें कृष्ण के समकालीन और इनका वंशज माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे। तो यहाँ पर गलत है, ये गलत दिया हुआ है। नेमिनाथ ही अरिष्ट नेमी है, ये यहाँ गड़बड़ी है। क्लियर? तो ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण के ही हैं, जिन्हें अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है और नेमिनाथ भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कृष्ण से ही है, राइट आंसर। ध्यान रखिए, व्याख्या पर मत जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? सोना, चांदी, तांबा या जस्ता? राइट ऑप्शन है सी, तांबा। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ है चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का प्रचलन। कांसे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के समतुल्य रखा गया। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के अभाव के कारण इसका मूल्य बढ़ गया, जिससे लोगों ने इसका भंडारण शुरू कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के 5 ऐसे नाबुद्धि वाले काम थे, जिसमें से एक जो था यही सांकेतिक मुद्रा, जो कि तांबा में बदल दी गई, यही था। तो 5 ऐसे काम किए थे जो उसके जीवन में, उसके शासनकाल में सर्वाधिक घाटा देने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्ण विहीन हो जाता है? ABCD 4 ऑप्शन है। सिंगालवाद सूत्र, संयुक्त निकाय, सौंदंड सूत्र या अंगुत्तर निकाय? और इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सिंगालवाद सूत्र। लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी, अंगुत्तर निकाय माना है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या भी दी हुई है। जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है, और ये वाक्य सिंगालवाद सूत्र में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? खम्स, खराज, जकात या उपर्युक्त सभी? और बिल्कुल सही, चारों ही ऑप्शन सही हैं, खम्स, खराज, जकात। तो सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर जो थे लिए जाते थे, उश्र, खराज, खम्स, जजिया और जकात। तो ये सभी सही हैं। उश्र क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, 5 से 10%। खराज गैर मुसलमानों पर भूमि कर था। खम्स लूट खानों अथवा
गड़े हुए खजाने से प्राप्त धन जिसके 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार था, शेष 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और जजिया कर गैर मुसल्लिमों का कर था। तो ये जो कर थे ये सल्तनत काल में लगाए गए कर थे। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई? नबदा टोली, अहाड़, हड़प्पा या इनाम गांव? राइट ऑप्शन बी है अहाड़। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बली अर्थात तांबा वाली जगह है। इस संस्कृति का काल 2100 पूर्व से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखी जाती है। गिलुब्ध इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। आयोग ने लेकिन इसका उत्तर इनाम गांव माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? और राइट ऑप्शन है डी, सुबुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक के क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागने के बाद 7 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया और अंतिम उपदेश सुबुद्ध नामक भिक्षु को दिया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइल्ला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ABCD 4 ऑप्शन, और सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युत वाहिनी। क्रांतिकारी आशुतोष कुइल्ला विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक ने 17 दिसंबर 1941 कमो तामलुक जातीय सरकार की स्थापना हुई और सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यापार में पूंजी लगाने वाला, श्रेणी के अध्यक्ष, मुद्रा विनिमय करने वाला, शिल्पकार। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है श्रेष्ठिन, तो श्रेणी के अध्यक्ष को के लिए श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रेष्ठिन यानी कि सबसे बड़ा यानी कि ज्येष्ठक और प्रमुख कहा जाता था। ये संगठन मौर्य साम्राज्य में रहते थे। व्यापारियों के श्रेणी के प्रधान का सार्थवाह कहा जाता था। मैकस्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड बेंटिक? और इसका आंसर बहुत ही आसान सा, लॉर्ड बेंटिक। 1900 कैसे हो गया ये? तो यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 आएगा यहाँ पर, 1829 में सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तो 1929 नहीं है, ये यहाँ पर गड़बड़ी है, क्योंकि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उसी समय का है। लॉर्ड बेंटिक जो थे उसी समय के हैं, विलियम बेंटिक, और 1829 होगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म स्थान बंगाल था। सबसे पहले इन्होंने ही समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए कार्य प्रारंभ किए थे। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर सही कर लें, 1929 नहीं है, 1829 है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री निषिद्ध कर दिया था? और सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमारपाल। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान और द्रुत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। कुमारपाल जैन था, फिर भी उसने सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था और सोमनाथ के मंदिर में शिव की अर्चना की थी। तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तो तिनकठिया जो थी, जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की
खेती करने को बाध्य था? ऑप्शन ए सही आंसर है। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण में ही किसानों को 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य किया जाता था, जिसे तिनकठिया कहा जाता था। गांधी जी ने चंपारण से पहले अपने आंदोलन की शुरुआत की थी और पूरी तरह से सफल भी रहा था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? JL नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद या JB कृपलानी? और सही आंसर इसका क्या है? JL नेहरू, ऑप्शन ए। तो 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की बैठक में वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई, जिसकी अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई मानी जाती है और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, डू और डाई। तो लेकिन लोक सेवा आयोग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल सही आंसर माना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थे? तो माया, महाप्रजापति, गौतमी, यशोदा, रोहिणी? तो प्रथम भिक्षुणी जो थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, वही थी। और ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? राजा विक्रमाजीत, महावत खां, नवाब मुर्तजा खां, सैयद सदर जहां? और सही आंसर है ए राजा विक्रमाजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन है ये हमारे आज के वीडियो का और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसमें आगे के क्वेश्चन बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड किए जाएंगे। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की? तो गाथा सप्तशती किसने रचना की? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सातवाहन शासक हाल, पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन या पाल शासक धर्मपाल? और राइट ऑप्शन है बी, सातवाहन शासक हाल ने की थी गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना। और ये प्राकृत भाषा में एक मुक्तक काव्य की रचना की और बृहद कथा के रचयिता गुणाय पेशाची प्राकृत भाषा की रचना की थी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस लेके, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। और आप मेरी लाइव क्लासेस ले सकते हैं जहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी वहाँ पर आप लोगों के लिए करवाई जा रही है। बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और लाइव क्लासेस लेना मत भूलिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।